आज का हमारा स्टडी का टॉपिक है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। लास्ट क्लास में हमने देखा था राउल के नियम के बारे में। राउल का नियम पढ़ा था हमने, राउल का नियम, ठीक है। राउल के दो नियम देखे थे हमने। एक नियम हमने ये देखा था किसके लिए, वाष्पशील विलयन, वाष्पशील विलयन के लिए। एक तो ये देखा था वाष्पशील विलयन के लिए, इसमें विलय प्लस विलायक बराबर विलयन। ये था जो विलय था वो कैसा था, वाष्पशील, मतलब जो वाष्प में परिवर्तित होता रहे। विलायक का ये क्या है, वाष्पशील। जब दोनों वाष्पशील रहे तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी कैसा होगा, वाष्पशील ही होगा। कोई कंटेनर लिया है, उसके अंदर आपने जो दोनों पदार्थ डाले हैं वो दोनों के दोनों वाष्प बनते हैं, तो इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा है, वाष्पशील। जब विलय भी वाष्पशील ही मिला है, विलायक भी वाष्पशील मिला है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी क्या होगा, वाष्पशील ही होगा। बात बोल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए अगर शुद्ध विलय की बात करी जाए तो शुद्ध विलय के लिए यदि वाष्प दाब का मान भी 1 है, विलायक के लिए शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब का मान P0 है, विलय में इसकी XA मात्रा मिली हुई है, इसकी XB मोलन्स मिले हुए हैं, इसके XA मोलन्स मिले हुए हैं, इसके XB मोलन्स मिले हुए हैं, तो विलयन में क्या होगा, विलयन में ये होगा कि XA प्लस XB मोलन्स होंगे, ठीक है। और इनकी वजह से बना था कि P प्रेशर होगा विलयन में, तो इसकी वजह से उत्पन्न होने वाला जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, P0A। इसकी वजह से जो प्रेशर उत्पन्न हो रहा है वो क्या है, P0B। इन दोनों को योग कर देंगे तो P के बराबर होगा P0A, क्या PA P0 PB मान लो, PA और PB होगा, मतलब इसकी वजह से जो विलय की वजह से जो प्रेशर उत्पन्न हो रहा है वो PA है, विलायक की वजह से जो PB है, इन दोनों की वजह से जो कुल वाष्प दाब उत्पन्न हो रहा है भी इस विलयन का वाष्प दाब होगा। PA का मान भी हमने देखा था कि P0A और XA शुद्ध अवस्था में विलय का वाष्प दाब, विलय का वाष्प दाब और उसके विलय में मोलन्स। इसी प्रकार इसकी भी बात करी थी P0B और XB, और अपने पास में प्रेशर की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ से ये वैल्यू अपन ने यहाँ से उठा करके XB की वैल्यू रखी थी 1 - XA, और लास्ट में हमने यहाँ वैल्यू निकाली राउल के नियम के आधार पे। जो वाष्पशील विलयन के लिए जो अपने पास फाइनली वैल्यू आई थी वो भी पता हो गई आपको। वो वैल्यू थी अपने पास में P बराबर P0A XB P0A, वो वैल्यू थी अपने पास P बराबर P0A प्लस XB और P0B माइनस P0A। क्या वैल्यू थी, राउल के नियम के लिए अगर बात करी जाए तो जो फाइनल अपने पास वैल्यू आई थी वो क्या आई थी कि P आया था अपने पास में, क्या P वैल्यू आई थी अपने पास में P0A प्लस P0B और XA माइनस XB, ये आई थी P0A प्लस XB P0B माइनस P0A, सॉरी XB और P0B माइनस P0A आई थी। ये वैल्यू आई थी वाष्पशील विलयन के लिए P बराबर P0A प्लस XB P0B माइनस P0A आई थी। और अगर हम इसकी बात करें अवाष्पशील विलयन के लिए, अवाष्पशील विलयन के लिए अपने पास में वैल्यू आई थी आपेक्षिक अवनमन की, आपेक्षिक अवनमन, वो अपने पास में वैल्यू आई थी, क्या आई थी P0 माइनस P अपॉन P0 A।
ठीक है, पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए एक्स बी इज इक्वल टू, यही आई थी ना, एक्स बी बराबर क्या आई थी, पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट, ठीक है, ये वैल्यू आई थी अपने पास। जहां इसे क्या बोलते हैं हम, आप वाष्प दाब में अवनमन, और इसे क्या बोलेंगे, विलायक का, कौन से का, शुद्ध का, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और ये होल इक्वेशन क्या थी, अपेक्षित वाष्प दाब अवनमन, यह है। अब अपना है आदर्श विलयन, आदर्श विलयन मतलब इससे बना हुआ विलयन या इससे बना हुआ विलयन। अगर वो विलयन इससे पालन करता है, राउले के नियम की पालन करता है, राउल के नियम का पालन करता है, तो वो विलयन क्या होगा, वाष्प, ये आदर्श विलयन होगा। विलयन यदि इसका पालन करता है, राउल के नियम का पालन करता है, तो विलयन क्या होगा, अपने लिए आदर्श विलयन होगा। यानी वह विलयन जो क्या करे, समस्त ताप व सांद्रता के परास्पर किसका, राउल के नियम का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। क्या होगा, वह विलयन जो समस्त ताप एवं सांद्रता परास्पर राउल के नियम का पालन करता हो, तो वह विलयन क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन कहलाएगा। मतलब वह विलयन जो, वह विलयन जो, वह विलयन जो वह विलयन जो समस्त ताप वह विलयन जो समस्त ताप व सांद्रता की परास क्या करता है, राउल के नियम का पालन करता है, क्या कहलाता है, आदर्श विलयन कहलाता है, आदर्श विलयन कहलाता। वह विलयन जो समस्त ताप है वो सांद्रता की परास्पर किसका, राउल के नियम का पालन करता है, क्या कहलाता है, आदर्श विलयन। जो आदर्श विलयन नहीं है वो क्या होगा, अनादर्श विलयन। मतलब जो इसका राउल के नियम का पालन नहीं करता, तो वह विलयन क्या कहलाएगा, अनादर्श विलयन कहलाता है। कंडीशन क्या क्या है जिनको इनको पालन करना, तो इसके फर्स्ट कंडीशन ये है, विलय व विलायक के क्या होने चाहिए, विलय व विलायक के भौतिक व रासायनिक गुण समान होने चाहिए। एक जैसे रासायनिक और भौतिक गुण होने चाहिए। दूसरी बात, विलय, छोड़ में लिख देते थोड़ा सा इसको, क्या होना चाहिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का मतलब क्या है कि विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान बराबर विलयन का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान। यानी जो आयतन परिवर्तन है डेल वी, इसके लिए विलयन के लिए या मिश्रण के लिए, मिश्रण ही तो है ये, या तुम क्या बोल सकते हो इसको, विलयन भी बोल सकते हो। विलयन के लिए जो डेल वी की वैल्यू है, आयतन परिवर्तन का मान है, तो क्या होना चाहिए,
शून्य, मतलब कोई आयतन परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कोई द्रव्यमान परिवर्तन नहीं होना चाहिए, आयतन के मान में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। थर्ड जो है वो क्या है, न तो ऊष्मा अवशोषण हो, न तो ऊष्मा का क्या होना चाहिए, अवशोषण होना चाहिए, नहीं ऊष्मा का क्या होना चाहिए, ऊष्मा का उत्सर्जन होना चाहिए, नहीं तो ऊष्मा का अवशोषण होना चाहिए और नहीं ऊष्मा का उत्सर्जन होना चाहिए। मतलब वो ना तो ऊष्मा को अवशोषित करे और ना ही ऊष्मा का क्या करे, उत्सर्जन करे। मतलब उसमें रूप से रुद्धोष्म प्रक्रम होना चाहिए। प्रक्रम कैसा होना चाहिए, रुद्धोष्म, समझ में आ गया ना, रुद्धोष्म प्रक्रम। और रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए अपन ये भी कह सकते हैं डैश मिश्रण क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू 0, कहने का मतलब एंथैल्पी परिवर्तन वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। समझ में आ गया ना, एंथैल्पी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट बात करी जाए, जो इसकी कंडीशंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए। मतलब P नोट A इक्वल्स टू TA है वो इक्वल्स टू होना चाहिए P नोट A XA के। कहने का मतलब क्या है, सॉल्यूशन में जो लगने वाला दाब है विलयन में, जो यह A क्या है, एक बार A बोलते हैं, जहां A क्या है, विलायक, विलायक। तो सॉल्यूशन में वह B क्या है, विलेय है, ऐसे मान। तो सॉल्यूशन में जो विलायक की वजह से लगने वाला ताप है, विलयन में जो विलायक की वजह से लगने वाला ताप है वो क्या होना चाहिए, उसकी मोल वेग का गुणज होना चाहिए। समझ रहे हो बात को, कि विलयन में जो विलायक की वजह से लगने वाला ताप है वो शुद्ध अवस्था में विलायक के ताप के वह मोल वेग का गुणज होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए। इसी प्रकार क्या होना चाहिए, P नोट B जो है, PB जो है वो P नोट B शुद्ध अवस्था में मिलेगा वास्तव और XB, और उसके विलयन में मोल वेग का क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में, एक ये होना चाहिए। और जो प्रेशर है विलयन का वास्तव तथा जो प्रेशर है मतलब P वो किसके बराबर होना चाहिए, PA प्लस PB के बराबर होना चाहिए। P किसके बराबर होना चाहिए, PA प्लस PB के होना चाहिए। अगर ये सब कंडीशन क्या हो जाती है, फॉलो हो जाती है किसी सॉल्यूशन के लिए, जो कि तो फिर वो क्या कहलाएगा, वो विलयन क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन कहलाता है। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, आदर्श सॉल्यूशन कहलाता है। देखो एक बार समझ में, एक बार सॉल्यूशन के लिए क्या जरूरी है, जो P है वो PA प्लस PB के बराबर होना चाहिए, डेल AB क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, डेल HB क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और विलेय और विलयन का जो है, विलेय और विलायक का जो है भौतिक गुण कैसे होने चाहिए, भौतिक गुण और रासायनिक गुण एक जैसे होने चाहिए। यही अगर ये गड़बड़ होती है क्या, इसके लिए एक कि जो PA है वो डज नॉट इक्वल टू होता है P नोट A XA, या फिर क्या होता है PB है वो डज नॉट इक्वल टू होता है P नोट B XB के, या फिर ऐसे कह सकते हैं जो विलयन का प्रेशर है वो बराबर नहीं होता PA प्लस PB के। तो इस सिचुएशन में जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, अनादर्श विलयन होगा। दूसरी बात, एंथैल्पी परिवर्तन डेल H है मिश्रण की, मिश्रण वो डज नॉट इक्वल टू यदि 0 होता है, मतलब 0 से मान 0 नहीं होता तब भी क्या होगा, विलयन बनेगा, वो कैसा होगा, अनादर्श विलयन होगा। यदि डेल B मिश्रण जो है आयतन परिवर्तन मिश्रण का वो डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, 0 के बराबर नहीं है, तब भी वो क्या होगा, विलयन जो बनेगा वो क्या होगा, अनादर्श विलयन होगा। समझ में आ गई। तो ये अनादर्श विलयन के लिए क्या है, नियम है, कंडीशंस है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात किसकी करते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे हम किसकी, सॉल्यूशन की।
अणुसंख्यक गुणधर्मों की बात। हमने पहले भी इसके बारे में थोड़ी बहुत बात करी है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं। ये समझ में आ गई सारी बात। ये आदर्श विलयन अनादर्श विलयन है, इसे आदर्श विलयन बोलेंगे, इसे अनादर्श विलयन बोलेंगे। थोड़े से बात करते हैं हम इसकी अणुसंख्यक गुणधर्मों की। अणुसंख्यक गुणधर्म, इनके गुणों की जो बात है ये कौन कौन से होते हैं, तो इनकी बात हम पहले ही कर चुके हैं, क्लास के अंदर कर चुके हैं ना। अणुसंख्यक गुणधर्म की बात हम पहले ही कर चुके हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म में हमने 4 प्रकार के गुणधर्म देखे हुए हैं। जो बात करी थी, कौन कौन सी बात करी थी हमने, बताया था मैंने आपको क्लास में। वाष्प दाब अवनमन की बात करती है, वाष्प दाब अवनमन की, जिसके बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं, वाष्प दाब अवनमन के बारे में। और दूसरी बात करी थी हमने किसकी, हिमांक अवनमन की। और किसकी बात करते हैं हमने, फोर्थ बात करी थी क्वथनांक उन्नयन की, क्वथनांक उन्नयन की। और लास्ट बात हमने किसकी करी थी, परासरण दाब की। इनकी बेसिक इंट्रो हो गया था, अभी इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं हम वाष्प दाब अवनमन के बारे में। तो फर्स्ट इन करते हैं हम वाष्प दाब अवनमन। इसके बारे में तो तुम्हें जनरल जो जानकारी है वो तुम्हें पता है। वाष्प दाब अवनमन की क्या होगा, वाष्प दाब अवनमन कि हम शुद्ध अवस्था में मिलाएंगे, शुद्ध विलायक, और माना उसका वाष्प दाब है वो क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P है। फिर हम इसी विलायक को किसमें डाल दें, इसमें विलय घोल लें, विलय डालें हम इसमें और घोल लें, अवाष्पशील विलय डालें। इसमें क्या मिला दें अपन, अवाष्पशील विलय मिला दें, अवाष्पशील विलय। ठीक है, इसका कोई वाष्प दाब होगा नहीं, तो जो सॉल्यूशन बनेगा विलयन, माना कि उसका वाष्प दाब क्या बन रहा है, P0 बन रहा है। वाष्प दाब कितना है उसका, P0। तो ये वाष्प दाब की जो वैल्यू होगी वो इस वैल्यू से क्या होगी, सदैव कम होगी। यानी कि मतलब जो विलयन का वाष्प दाब होगा, विलयन का वाष्प दाब जो होगा P0, वो क्या होगा, सदैव कम होगा किससे, P से। मतलब शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब ज्यादा रहेगा, विलयन बनते ही वाष्प दाब में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, अवनमन हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन बोलेंगे इसको। और वाष्प दाब अवनमन किसके बराबर होगा, P0 P माइनस P0 के बराबर, P माइनस P0 के बराबर होगा। ये है वाष्प दाब में अवनमन, है ना। अभी हमने जो ब्राउन का नियम देखा उसमें हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि आपेक्षिक जो अवनमन आया था, आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन क्या आ रहा है, आपेक्षिक अवनमन अपने पास में आ रहा है P माइनस P0 अपॉन P0। PA बोल देते इसको PA कह देते हैं। चलो PA नोट बोल देते हैं, तो P0 तो PA माइनस P0 अपॉन PA। ये याद था राउले के नियम के हिसाब से आपेक्षिक अवनमन, ये याद था ना, P0 A माइनस PA माइनस P0 A अपॉन PA। ऐसे बोल दो। तुम चाहो कि नहीं सर वही लिखो जो हमने लिखाया था अभी आपने, तो वो क्या है, P0 A माइनस PA अपॉन P0 A, यही है ना। तो मैं आपेक्षिक अवनमन XB इज इक्वल टू क्या है, P0 A PA अपॉन P0 A। क्या फर्क पड़ता है, P0 A माइनस PA अपॉन P0 A, यही है, यही है क्या, P0 A माइनस PA अपॉन P0 A। ठीक है, ये हो गया आपेक्षिक अवनमन। अब ये किसके बराबर है, XB के बराबर, XB
और इस विलय की xv मोल में है, तो विलय में इन दोनों की वैल्यू क्या होगी 1, यही था। तो हम जब विलय की इसकी मोल पिन की बात कर रहे थे विलायक की, तो विलायक की मोल पिन क्या आ रही थी, विलायक की कैसे पता किया था हमने, बताइए ना, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं क्लास में। विलायक की मोल पिन क्या होगी, क्या होगी, विलायक के मोल बटे में विलय के मोल, विलय के मोल प्लस विलायक के मोल, विलय के मोल प्लस विलायक के मोल, ये होगा। विलायक के मोल जो है वो किसके बराबर होंगे, मोल भिन्न विलायक के मोल प्लस विलायक के मोल। ऐसे विलय के मोल की बात करनी जाए, इसकी विलय की मोल भिन्न और विलय की मोल भिन्न या मोलंस क्या होगा, मोलंस या मोल भिन्न वो होगा विलय के मोल बटे में विलय के मोल प्लस विलायक के मोल, यही होगा ना, विलय के मोल कौन, विलय के मोल प्लस विलायक के मोल। अगर मैं इसके मोल को बोलता हूँ ये Na है, तो Na Nb बोलता हूँ, तो Nb अपॉन Na प्लस Nb, और ये क्या होगा Na अपॉन Na प्लस Nb। आगे बात समझ में, तो यहां से xb क्या होगा, वही होगा, अरे ऐसे होगा ना, क्या होगा Nb अपॉन Na प्लस Nb, यही होगा। इसकी जैसे ही सेम क्या होगा xb क्या होगा Nb अपॉन Na प्लस Nb। अब मोल है तो मोल भार किसके बराबर है, मोल भार बटे अणुभार, किसका भार, ए का, तो ए का भार W है अपॉन मोल भार क्या होगा Ma। फिर वापस से लगा दो, इसके विलय के लिए क्या होगा Na है ना, तो यानी WA अपॉन Ma प्लस B के लिए क्या होगा WB अपॉन MB। अगली बात समझ में, ये होना चाहिए ना, भार बटे अणुभार, भार को मैंने कह दिया W है, अणुभार को कह दिया Ma है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, क्या होगा WB अपॉन MB और बटे WA MA प्लस WB MB, यही है ना भार बटे अणुभार। तो भार बटे अणुभार लीजिए, भार बटे अणुभार, किसका भार, A का, यहाँ किसका भार है, अणुभार किसका, A का। इसी प्रकार यहाँ A का, यहाँ B का और यहाँ B का, मोल में आगे मान, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे रखते हैं वैल्यू उठा करके, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, Nb की जगह ये लिख सकते हैं WB अपॉन MB बटे WA प्लस अपॉन WA अपॉन MB MA प्लस MB की जगह WB अपॉन MB, भार बटे अणुभार, मोल में बदल लीजिए। अब ये xb के बराबर क्या है, यहाँ से ये है इक्वेशन नंबर 1, यही तो है, और यहाँ xb बराबर क्या आ गया इक्वेशन नंबर 2 में ये, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, जो P नॉट A माइनस PA है अपॉन P नॉट A है वो बराबर हो जाएगा किसके, WB MB बटे WA MA प्लस WB और MB के बराबर, होगा नहीं होगा, हो गया, चलो तो अच्छी बात है। सही है ना, ये हो गया। यहाँ पे क्या क्या दिया है आपने, किसकी बात कर रहे हैं अपन, वाट द
ऑर्बिटल की कर रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं पहला टर्म, ठीक है। ये कहां से आ रहा है? आपके एक्स का बराबर राउले के नियम से, किसके लिए? अवास्तशील विलययुक्त विलयन के लिए, क्योंकि अवलंबन अवास्तशील के लिए आएगा। तो अपनी जो फर्स्ट इक्वेशन आई वो कहां से आई है? राउले के अवास्तशील, राउले के अवास्तशील विलययुक्त, अवास्तशील विलययुक्त विलयन के लिए क्या होता है? आप x का अवलंबन x भी बराबर क्या होगा? p नॉट a माइनस p a अपॉन ये इक्वेशन, मोल बिन x भी बराबर n b हो रही है, ठीक है ना? सही है, सही है ना? यहाँ पे ये ध्यान रखना है, B क्या है यहाँ पे? विलय है, और A क्या है यहाँ पे? विलायक है। B की कितनी मात्रा है? x B, और A की कितनी मात्रा है सॉल्यूशन में? x A, विलयन में मात्रा है ये, ठीक है ना? विलयन में मात्रा है, विलय की x B है और विलायक की कितनी है? x A है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स बी की जो मात्रा है एन बी अपॉन ये, यानी ये क्या है? एन बी, एन बी क्या है? एन बी है विलय की मोल में मात्रा, एन ए क्या है? विलायक की मोल में मात्रा प्लस एन भी वापिस से क्या है? विलय की मोल में मात्रा। ये जरूर ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना? जो सॉल्यूशन बना है वो विलय और विलायक से बना है, मतलब B प्लस A और इससे मिलकर के क्या बना है? विलयन बना है ना? तो ये, तो अगर हम क्या करते हैं सॉल्यूशन यानी विलयन को क्या करते हैं? विलयन यदि क्या करते हैं विलयन को अति तनु हो, अति तनु हो, तब क्या होगा? तब जानते हो आप किसकी? WB अपॉन MB वो क्या होगा? बहुत कम होगा, किसकी तुलना में? विलायक की तुलना में, यानी WA अपॉन MA की तुलना में बहुत कम होगा। समझ रहे हो आपको? अगर विलयन को तनु कर दिया जाए, तनु करने का मतलब है कि पानी बहुत ज्यादा और विलायक बहुत अधिक, विलायक बहुत अधिक, तनु, तनु होने का मतलब क्या है? विलायक बहुत अधिक, और जो विलय है, विलय वो क्या लेंगे? अति अल्प, तो अति अल्प किसकी तुलना में? विलायक की तुलना में, विलायक की तुलना में। समझ में आ रही है बात? जैसे 500 लीटर की टंकी के अंदर हम क्या करते हैं? एक कटोरी 100 ग्राम की नमक मिला दे, तो उसके कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ना टेस्ट में ना हो किसी और चीज में, बस हाँ उसमें है ये जरूर पता है, लेकिन कुछ ज्यादा प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगा वो पानी की, ऐसी सिचुएशन है। तो जब ये हो जाएगा तो सॉल्यूशन के अंदर फिर जो मात्रा रहेगी वो ओनली किसकी रहेगी? विलायक की रहेगी। तो फिर अपन लिख सकते हैं इसको P नॉट A क्या हो जाएगा? P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A बराबर हो जाएगा किसके? WB अपॉन MB बटे WA अपॉन MA। थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली सोल्व करो तो ये क्या होगा? इधर आके मल्टीप्लाई होगी, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो अपन इसको लिख सकते हैं P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? WB मल्टीप्लाई
इससे MA से और अपॉन WA मल्टीप्लाई किससे MB से। आई बात समझ में कुछ? हाँ, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ पर किसकी वैल्यू पता करना चाहें, MB की, MB मतलब MB की वैल्यू पता करना चाहें, मोल भार अणुभार किसका, B का मतलब किसका, B का मतलब किसका, विलेय का। तो यहां से अगर हम MB पता करना चाहें, विलेय का मोल भार, विलेय का अणुभार क्या, MB क्या आएगा यहाँ से, यहां से MB आएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो MB आएगा WB इंटू MA और बटे WA, ये तो ये हो गया। MB इस साइड चला गया, ये इधर आएगा, तो क्या होगा यहाँ पे P नोट A अपॉन P नोट A माइनस PA, ये आएगा ना। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया अपने लिए, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया अपने लिए। ये है अपने पास में क्या, वाष्पदाब में अवनमन की बात, ठीक है। किसको यूज करते हुए है, ये यूज करते हुए है राउले के नियम को। ये समीकरण क्या कहना चाह रहा है कि इस समीकरण से अपन क्या कर सकते हैं, अवाष्पशील विलेय को, जो अवाष्पशील विलेय है उसके मोलर द्रव्यमान की गणना करी जा सकती है। अवाष्पशील द्रव्य के मोलर द्रव्यमान की गणना करी जा सकती है और अन्य राशियां भी पता की जा सकती है। समझ में आई बात? तो ये है। नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा, पहला हो गया कंप्लीट, तो दूसरे की बात करेंगे हम किसकी, हिमांक में अवनमन की। हिमांक में अवनमन की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना काफी है।